कैसे हो आप? G20 की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली के अंदर और दुनिया भर के जो बड़े-बड़े देशों के बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, वो एक साथ जमा हो रहे हैं 9 और 10 को। लेकिन लीडर्स का आना अभी से ही शुरू हो गया है। कल जो है नाइजीरिया के आए थे, आज मॉरिशस के आए हैं और आज काफ़ी और लीडर्स भी आ जाएंगे। और ये जो 9 और 10 को यहाँ पे बड़े-बड़े लीडर्स का सम्मेलन होगा। काफ़ी बड़े-बड़े एजेंडाज हैं जो कि मेनली जो डिस्कस होंगे रिलेटिंग टू सप्लाई चेन्स, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटीज़, राइजिंग प्राइसिंग, हाउ टू कंट्रोल द प्राइसिंग, ट्रेड्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करा जाए, किस तरीके से इम्प्रूव करा जाए, इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, प्राइस को कैसे कंट्रोल करा जाए, कोऑपरेशन कितना और कैसे बढ़ाया जाए, लॉजिस्टिक कैसे इम्प्रूव करी जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी और वो अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात होगी, म्यूचुअल ट्रेडिंग की बात होगी और जो हेल्थ से रिलेटेड बात होगी, जो मेडिसिन सिक्योरिटी है उसके ऊपर बात होगी और जो डेट इंक्रीज हो रहे हैं अक्रॉस द अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है डेट्स का और डेट्स के इंटरेस्ट का, वो भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि उस डेट्स को किस तरीके से रिड्यूस करा जाए या उसको किस तरीके से मॉनिटर करा जाए, ईज करा जाए, जिससे कि जो बर्डन पड़ा है जो कंट्रीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी मॉनेटरी पोजीशन बड़ी ख़राब हुई है, उनकी इकॉनमी में बड़ा इफेक्ट आया है और वो कई कंपनी तो रिसेशन की तरफ चली गई हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ चली गई हैं। उस सिचुएशन को से उभरने के लिए उस गड्ढे को हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। तो एक जो डेट्स सिक्योरिटी समझ लीजिए, जो चैलेंज है डेट्स का, उसको किस तरीके से एम्पावर्ड करा जाए, उसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा। और जो डिस्कशन जो रहेगा वो यूक्रेन और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर भी रहेगा। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, और जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो वो चाहे इसके अंदर जो मेन मुद्दा रहेगा कि इसको वॉर को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कराया जा सके, सो दैट की चीज़ें नॉर्मल हो सके। इन सब के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, ये अपना एक साथ मिलते हैं, अपना जो परसेप्शन है वो रखते हैं और फिर एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो इन सबका एक जगह पे इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उधर रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ओन इश्यूज, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। चाइनीज़ के प्रेसिडेंट भी नहीं आ रहे हैं, उनकी अपनी एक इंटरनल प्रॉब्लम है, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन दो बड़े लीडर्स का आना बहुत ज़रूरी था। इवन बाइडेन साहब ने भी बोला था कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी बड़े गंभीर इश्यूज जो थे इकॉनमी से रिलेटेड थे और जो उनकी इकॉनमी है और वो वर्ल्ड के ऊपर जो इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट कर गई, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे जो उनसे डिस्कस करने थे। उनके ना आने से वो सारे आइसोलेशन में पड़ गए, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जो है उनसे मिलूंगा। अब हम सबसे पहले ये G20 की जो बात है, जो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो क्यों नहीं आ रही, क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना इतना बड़ा जो कार्यक्रम था जिसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल भी हो सकता था, उन्होंने उसको मिस करा है। तो उधर जब जैसे मैंने बताया कि वो नहीं आ रहे G20 में, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको रिप्लेस करेंगे। ली क्वांग आएंगे, वो 2 दिन की जो समिट है 9th और 10th वो अटेंड करेंगे। जो स्पोक पर्सन है जो फॉरेन मिनिस्ट्री का, जब उससे पूछा गया तो उसने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया कि शी जिनपिंग जो है वो इस मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो जो वो अलग बात है कि एक रिलेशन जो है इंडिया और चाइना का जो है वो काफ़ी बहुत हार्ड रिलेशनशिप हो गया है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर, और वो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो भी क्रिएट करा गया चाइना से, तो जिसकी वजह से मे बी वन ऑफ द रीज़न कि वो चाइनीज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है। जो बाइडेन ने, जैसे मैंने बताया कि जो बाइडेन ने इसको बहुत ही डिसअपॉइंटेड है और वॉज प्लानिंग टू मीट शी जिनपिंग,
and to discuss various issues, relating to global issues, with him, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जिसकी वजह से शी जिनपिंग नहीं आ सकते। ये परसेप्शन भी हो सकता है कि एक तो जो इन्होंने अपना एक जो मैप निकाला, एक अपना स्टैंडर्ड मैप, ये हर साल ये मैप निकालते हैं, लेकिन इस बारी जो है इंडिया ने उसको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करा है और अपनी जो है अपना जो कंसर्न है और वो उन्होंने इसको एड्रेस करी है। इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि जो इसके अंदर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को जो दिखाया गया है मैप में, वो अपना पार्ट बनाया है चाइना, जबकि इंडिया का पार्ट है। उधर उसने ताइवान को भी अपना पार्ट बनाया है और साउथ चाइना सी को भी उसने अपने नक्शे में चाइना का पार्ट ही बताया है। ये जो है एक डिस्प्लेजर है, ये सभी लोग जितने भी कंट्रीज जो इफेक्ट कर रही हैं उनको ये जो कंसर्न है बिल्कुल भी चाइना का नहीं पसंद आया और उन्होंने सबने इसको ऑब्जेक्ट करा। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता पूछे जाए जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं कि आपने चाइना में अपने आप से जो हर साल एक नक्शा बना देते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वो जवाब नहीं दे पाएगा। ये जो चाइना, जैसे मैंने बताया, हर साल अपना नक्शा रिलीज़ कर देता और इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जेक्ट किया है, इसके नक्शे को। और दूसरा जो है जो मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ये इस टाइम पे इस नक्शा आ जाना ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। चाइना ने ऐसा क्यों करा है, क्यों इस तरीके की रिसेंटमेंट उन्होंने क्रिएट करवाई है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ब्रिक्स के अंदर जो है प्राइम जो शी जिनपिंग मिलना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे, तो आखिर में जब वो मिले दोनों, तब पीएम मोदी ने बहुत क्लियरली बता दिया कि सबसे पहले आप जो है वो उसको जो अनरिजॉल्व इशू है उसको रिजॉल्व करो जो एलएसी पे है। और उन्होंने अपनी जो कंसर्न थी उनको बड़े सही लफ्ज़ों में बता दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर सबसे पहले रिजॉल्व करो इश्यूज़ को, तब हम आगे बात करेंगे। तो उस टाइम ये बोला था कि हम अपने अधिकारी को बोल देंगे, जो भी है रिप्रेजेंटेटिव, कि वो ये जो इशू है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो। ये पिछले 3 साल से इसी तरीके से बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसका इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी 1 इंच भी उसने ज़मीन इधर से उधर करी शी जिनपिंग ने, तो ही इज़ आंसरेबल टू अपने जो पार्टी के लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं वो, और जो चाइना की जो पब्लिक है उसको। और दूसरा जो उसका रिलेशन है चाइना और इंडिया के, वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं जब से ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू करा 3 साल पहले से। और जहाँ पे कि इन्होंने इंडिया के 20 सोल्जर को मार दिया था, तब से जो है एक डेडलॉक सा बन गया है और जो चीज़ें हैं आपस में मूव नहीं कर रही हैं। और वहाँ पे उन्होंने जो बॉर्डर पे है चाइना ने आर्टरी बहुत सारे सोल्जर्स डाल दिए हैं, टैंक्स डाल दिए हैं, फाइटर जेट डाल दिए हैं। तो इंडिया ने भी इस रिस्पॉन्स से अपने भी यहाँ पे उन्होंने कंसोलिडेट करनी शुरू करी अपनी पोजीशन को। इंडिया ने भी यहाँ पे फाइटर जेट डाले हैं, सोल्जर्स की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ करा गया है, और टैंक्स और आर्टरी जितनी भी हैं जो नेसेसरी आर्म्स हैं वो यहाँ पे टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स। इंडिया हमेशा जो है अटैक पर्पज से नहीं बॉर्डर को अपने इंटेंसिफाई करता, वो इसलिए करता है सेव करने के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए करता है। उधर जो फ्रिक्शन जो है वो है, दूसरा जो फ्रिक्शन है वो है रिगार्डिंग ट्रेड। ट्रेड में जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं, बिकॉज इंडिया चाहता है मेक इन इंडिया, और वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करी जाए। अभी रिसेंटली जो है जो लैपटॉप चाइना से बनकर आते थे उन्होंने कहा नहीं इंडिया में बनेंगे, और उन्होंने बैन कर दिया टोटली, इवन प्रिंटर तक बैन कर दिए, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी थे वो भी बंद कर दिए। और जो फ़ोन हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं वो इंडिया में ही बनेंगे, कोई भी मोबाइल फ़ोन चाइना से बनकर यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं होगा, ये इसके ऊपर पूरा बैन लग गया। अब इसकी वजह से जो है उसका बहुत बड़ा जो है एक बिजनेस, एक एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है चाइना का इफेक्ट हुआ है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इसलिए जो चाइना और इंडिया ने दोनों ने अपने जो जर्नलिस्ट थे निकाल दिए थे, एक्सपेल कर दिए थे यहाँ से, दोनों कंट्री से। और उधर जो ये बात हो सकती है कि जो कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो
ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो सॉलिडेरिटी अपनी एक फ्रेंडशिप दिखाना चाहता है पुतिन के साथ, इसलिए भी वो नहीं अटेंड कर रहा मीटिंग को। और दूसरे जो पाँचवा पॉइंट है वो ये है कि मे बी बिकॉज ऑफ उसके अपने जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सीरियस हो गई हैं, और उसको ये लगता है कि कहीं वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम उसके ना होने से प्रॉब्लम जो है और सीरियस ना हो जाए और उसकी पोजीशन और डाइल्यूट ना हो जाए या उसकी पोजीशन ही बाहर ना कर दिया जाए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उधर कहा ये जा रहा है कि जो अखबारों में भी आया उनके कि जो न्यूज़ से पता चला, जो लीक हुई है न्यूज़ कि उसके अंदर की जो उनके जो एल्डर लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उन लोगों ने एक जो है एक तरीके से वार्निंग सी दी है इसको शी जिनपिंग को कि द वे ही इज रनिंग द कंट्री एंड द इकोनॉमी, सो उससे रिलेटेड इवन द कंट्रोल ऑफ आर्मी। तो 3-4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक तरीके से वार्निंग भी दी है। जो सीनियर मेंबर थे वो बहुत ही नाखुश हैं शी जिनपिंग से। कुछ हफ्ते पहले इन लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग करी चाइना के सबब में, बीजिंग के सबब में, और जो पार्टिसिपेंट जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर लीडर्स थे, और दे आर लॉयस्ट टू द फैमिली एंड देयर। इसमें सिर्फ सारे आदमी थे, इसमें औरतें नहीं होती। औरतें को इतनी बड़ी पोजीशन वहाँ पे चाइना में दी भी नहीं जाती, यहाँ सिर्फ आदमियों को ही पोजीशन दी जाती है। और ये जो आदमी है, ये जितने भी एल्डर्स थे ना, ये रिटायर फ्रॉम देयर ऑफिशियल पोजीशन से, और उनका जो इन्फ्लुएंस है पार्टी में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनमें से पॉलिसी मेकर भी हैं, लेकिन मतलब कैन गिव द शेप टू द चाइनीज पॉलिसीज आल्सो। तो ये जो लीडर जो बीजिंग में मिले थे, इसमें जो की पेक्स था, जो मेन इम्पोर्टेंट जो आदमी था वो था ज़ैंग क्विंग होंग, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ऑफ चाइना, जो कि रिटायर्ड हुआ था गवर्नमेंट से 2007 में। इसका अपना क्लोजली जो इसके दोस्ती है, एलाई है, वो है जियांग जिम जिंग से है, जो कि लीडर है, जो जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था जब चाइनीज़ की ओपनिंग अप हो रही थी, जब चाइना जब राइज कर रहा था उस टाइम पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो जो जियांग है, ये प्रेसिडेंट था चाइना का 93 से लेकर 2003 तक, और उसने ज़ैंग वो अपना एक राइट हैंड माना हुआ था। तो ज़ैंग ने ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था शी जिनपिंग को राइज करवाने में और उसको एक टॉप पोजीशन दिलवाने के अंदर। इसका बहुत बड़ा रोल था ज़ैंग का। तो और जो 2007 में शी जो था वो इलेक्ट हुआ था, और देन उसको फिर मूव करा गया टुवर्ड्स द प्रेसिडेंसी। तो इसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करा था वो ज़ैंग ने प्ले करा था। तो ज़ैंग जो है वो उसका कॉन्फिडेंट आदमी है, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, एक तरीके से समझिए राइट हैंड है, और उसकी जो भी ओपिनियन होती है वो उसके लिए काफ़ी मायने रखती है। और जो पार्टी लीडर थे, ये सब लोग मिले, जैसे मैंने बताया सबर्ब में, और फिर उन्होंने एक बीजिंग में एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स थे वो उन्होंने जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल टर्माइल इन जो चाइना में है उसका बारे में उन्होंने डिस्कस करा। सो उस जो उन्होंने बताया कि जो टर्माइल हो रहा है, जो इकोनॉमिक टर्माइल हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है, और इसको बड़े सीरियसली जो ये एल्डर्स थे इन्होंने पॉइंट आउट करा। और then they decided that we should do immediately something to control this turmoil। तो फिर इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो बीजिंग में हुई, सी साइड के ऊपर, रिसोर्ट टाउन में, जहाँ की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे चाइना की हर साल जो है बिगेस्ट पार्टी के जो लीडर है वो एक साथ मिलते हैं यहाँ पे। ये बहुत ट्रेडिशन इनकी है, मतलब कई सालों से इस जगह पे मिलते हैं। तो एक इनफॉर्मल गैदरिंग करी गई, और ये जो मीटिंग थी बड़ी प्राइवेट रखी गई, और शी जिनपिंग को इसके अंदर बुलाया गया। पर तब भी कुछ चीज़ें जो होती हैं ऐसी मीटिंग की लीक हुई जाती हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें लीक हो भी गई थी। तो ये पता लगा है कि इस मीटिंग के अंदर जो शी जिनपिंग है उसको बुलाया गया था, और उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट थी वो रजिस्टर्ड कराई इससे, और उन्होंने बताया कि देखो जी, हम
तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत नाखुश हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से। एक तो ये है कि जो तुमने आर्मी के अंदर जो जो आर्मी के साथ के अंदर जो एक टर्माइल पैदा कर रखा है, जिसके अंदर कि 2 टॉप लीडर को उठा के आपने प्रमोट कर दिया पीएलए के अंदर। फिर जो दूसरा पॉइंट ये था कि जो फॉरेन मिनिस्टर था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर उसको सैक भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया, और उसकी जगह दूसरा नया अपॉइंटमेंट कर दिया बगैर लोगों से सलाह करे हुए। तो ये सब जो चल रहा है ये है, और ये इट इज़ अगेंस्ट द आवर ट्रेडिशनल प्रिंसिपल। और जो फिर वो जो एल्डर्स है वो कहते हैं भाई ये जो सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो। तो जो 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 और ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो इशू है अभी भी अनसेटल्ड इशू है एक तरीके से। और दूसरा जो बिगेस्ट कंसर्न है अपार्ट फ्रॉम दिस टू आर्मी एंड दैट फॉरेन मिनिस्ट्री, जो बिगेस्ट कंसर्न है वो इकोनॉमी से रिलेटेड कंसर्न है। जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली मेस में चली गई है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आ नहीं रही है, ग्रोथ हो नहीं रहा है, डेट जो है वो कभी भी इसका बबल फट सकता है, बल्कि हो सकता है फट भी गया है। और शी जिनपिंग को सारी चीज़ों के ऊपर बहुत खिंचाई करी गई इसकी। और शी जिनपिंग का बड़ा बेवकूफ़ी का आंसर उसने दिया कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बिकॉज ऑफ जो पुराने लोग थे उनकी वजह से, जैसे पाकिस्तान में किया जाता है वैसा का वैसा उसने इसका रिप्लाई दिया कि पुराने जो लोग हैं वो ये सारी करतूतें करके गए हैं और वो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके गए हैं। और उसने 3 लोगों को ब्लेम करा, एक डैंग शैनपिंग को करा, एक जियांग जिनपिंग को करा, और एक हु जिंग टॉम को करा। सो ही ब्लेम देम द इशू अफेक्टिंग द चाइना टुडे। जितने भी जो इशू हैं ये सब पीछे के जो लीडर हैं वो करके गए हैं, और वो उनकी जो गंदगी है वो मेरे कंधों के ऊपर डाल दी गई है। तुम क्या समझते हो कि मैं इसको, और कहता मैं पिछले 10 साल से इसको हैंडल ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक ये मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सका हूँ। सो सारी इन चीज़ों के लिए आप मेरे को ब्लेम करोगे। तो उसने रिप्लाई करा कि जो ये जो रिप्लाई था ये बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री सा रिप्लाई था। एंड जो एल्डर्स थे उन्होंने उसकी काफ़ी खिंचाई करी इसके ऊपर कि तुम जो है इसको इकोनॉमी को ठीक से संभाल नहीं रहे हो, चाइना की ग्रोथ स्टोरी जो बहुत ही बुरी हालत में है। और उधर जो है जो चाइनीज़ हैं, जो शी जिनपिंग है, इन साहब ने क्या करा है कि जो जैसे इंक्रीज इन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो उन्होंने अब डाटा ही दिखाना रिलीज़ करना बंद कर दिया है। और शी जिनपिंग का फिर ये कहना था फाइनली कि भाई देखो पेशेंस रखो, सब्र करो, और हम इसकी जो इकॉनमी को हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इकॉनमी। तो ये एक हल्का फुल्का सा उन्होंने आंसर दिया। ये जो है न्यूज़ लीक होकर है, ये कोई ऑफिशियली इन्होंने नहीं इसको डिक्लेयर करा गया है। ऑफिशियली क्या है वो बाद में ही पता चलेगा। इन द मीन टाइम जो है वो क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ख़राब है एंड ही इज़ आंसरेबल टू द हायर अथॉरिटी, आई मीन वेरी बिग, आई मीन ऑल दिस कंट्रीज लीडर्स in G20 to avoid this answer of the downfall of the economy. He skipped this meeting and उसको ये ऐसा लग रहा था कि जो इकोनॉमिक चैलेंज है ये हाईलाइट होंगे G20 के अंदर, और वो उसको मिस करना चाहता था क्योंकि जो चाइना की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसका वो आंसर नहीं दे पाता, इसलिए उसने मीटिंग को स्किप करा। और उसने जो है चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है ली को भेज दिया, जो कि ऑलरेडी चाइना इकोनॉमी देख रहा है। तो सारे का सारा जो प्रेशर था वो उसके कंधों पे डाल दिया गया है। तो ही विल कम हियर इन दिल्ली टू एड्रेस इश्यूज। तो ये कुछ बैकग्राउंड था कि जो ये समझ में आता ब्रॉडली कि जो शी जिनपिंग की जो पोजीशन है चाइना के अंदर बहुत ख़राब है। उसके जो ऊपर के जो टॉप लीडर हैं उधर भी इसकी पोजीशन ख़राब है, और नीचे जो लोग हैं आम आवाम है वो भी शी जिनपिंग से बहुत परेशान है। तो उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आया तो मेरे आते ही पीछे से हो सकता है कि मेरी पोजीशन ही ख़त्म कर दी जाए, कोई समवन एल्स इज सिटिंग ऑन माई पोजीशन। इस डर की वजह से शी जिनपिंग जो है वो G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं आया। ये एक छोटी सी ब्रीफिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़
press the bell icon button. Thank you for watching my channel.